भूगोल को एक विषय के तौर पे क्यों पढ़ा जाना चाहिए, कौन कौन सी बातों को डिस्कस किया गया है। हमारी इस पृथ्वी के अंदर आप सब जानते हैं बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। हमारी जो जमीन की ऊपरी परत है उसके ऊपर की जो विविधताएं हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका सही तरीके से उपयोग करना भी हमें सिखाता है। आप लोगों से कथन स्टेटमेंट लिख के पूछा जा सकता है। तो अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आ जाए कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में पूरी दुनिया में जनसंख्या में वृद्धि कैसे हो रही है, उसका वितरण कैसा है, डेंसिटी कैसी है। नमस्कार प्यार बच्चों, मैं अली सर आप सभी का पीडब्ल्यू आर्ट्स हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरे जो कक्षा 11 के जो बच्चे हैं, जो लंबे समय से एक अच्छी बेहतरीन रिवीजन क्लास ढूंढ रहे थे ज्योग्राफी के लिए, आज से आप लोगों की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर मैं अली सर लेकर आ चुका हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भूगोल को एक विषय के रूप में क्यों पढ़ा जाना चाहिए, यह आप लोगों को पहला चैप्टर देखने को मिलता है कि भूगोल एक विषय के रूप में। चलिए इसमें कौन कौन सी बातों को डिस्कस किया गया है वो सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में बने रहना। आप अभी देख रहे हैं, आगे चल के 4 महीने बाद, 5 महीने बाद देख रहे हैं। ये वीडियो एक एनसीईआरटी का पूरा आप लोगों के लिए समरी नोट्स होने वाला है। माइंड में जो कहना चाहो वो नाम दे सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया रिवीजन होगा। जो क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर से वो भी आप लोगों के आसानी से हो जाएंगे। चलिए, ये आप लोगों का बेटा चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। भूगोल को एक विषय के तौर पे क्यों पढ़ा जाना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं भूगोल की के जो भूगोल है ये शब्द किसने गढ़ा था। वैसे आपको बता दूं, जो भूगोल है जिसको अंग्रेजी में हम ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक है, ये शब्द पहली बार दिया था एक यूनानी विद्वान है, ठीक है, जिनको इरेटोस्थनीज कहा जाता है। ठीक है, किसने दिया था बेटा? इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी थी जियोग्राफिया, है ना, जियोग्राफिया नामक किताब लिखी थी। इस जियोग्राफिया नामक किताब में ही इन्होंने, क्योंकि ये खुद यूनान के थे, है ना बेटा, तो इन्होंने 2 यूनानी भाषा के शब्दों से जियोग्राफी शब्द को गढ़ा था। ठीक है, एक जियो और ग्राफोस, है ना, ग्राफोस, ये 2 शब्द बेटा इन्होंने गढ़े थे। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, है ना, जियो का मतलब क्या होता है? तो पृथ्वी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, पृथ्वी। और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना, मतलब पृथ्वी की जो विशेषताएं हैं उनका वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। यस या नो? ये किसने बोला? तो जियोग्राफी शब्द के जो जनक हैं इरेटोस्थनीज के द्वारा बोला गया था। वैसे आपको बता दूं, आपके लिए नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि जो भूगोल है, ठीक है, हम इस भूगोल के अंदर मतलब हम 2 तत्वों को पढ़ते हैं खास तौर पे, है ना। कौन कौन से? भूगोल के लो या फिर ये पृथ्वी के लो, है ना। तो भूगोल में अर्थात पृथ्वी में हम 2 तत्वों को पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक प्रकृति और एक मानव। ये दोनों एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है, उसी का अध्ययन किया जाता है। किसको बेटा? तो भूगोल के अंतर्गत। चलिए, तो पृथ्वी हमारा आवास है ना, पृथ्वी हमारा हमारा और दुनिया के अन्य सभी छोटे बड़े जीवों का एक आप लोगों को साझा आवास या घर आप लोगों को देखने को मिलता है। चलिए, भूगोल का कुछ परिचय देते हैं, ठीक है, किस किस प्रकार की विविधताओं से यह भरा पड़ा आप लोगों को देखने को मिलता है, कितनी बायोडाइवर्सिटी आप लोगों को इसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं। तो बच्चों, हम भूगोल के अंदर आप लोग देखोगे कि हम पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, है ना, इसके अलावा याद रखना, अरे जो भूगोल है ना, भूगोल में हम लोग क्या करते हैं? उन तत्वों का अध्ययन करते हैं जो हम लोगों को एक उसके भौतिक रूप में देखने को मिलती है या उसके भौतिक पर्यावरण में देखने को मिलती है ना। भौतिक पर्यावरण मतलब क्या? तो इसमें हम लोग पर्वत पठार, मैदान, जलवायु जलवायु जलवायु, मृदा, जीव, इन सब का क्या करते हैं बेटा? अध्ययन करते हैं, है ना। इसको भौतिक पर्यावरण या भौतिक भूगोल भी कहते हैं। एक आप लोगों को भूगोल की एक शाखा और आप लोगों को देखने को मिलेगी, मानव भूगोल, है ना। मानव भूगोल, इसमें हम लोग क्या करते हैं, है ना, तो इसमें हम जो मानव के द्वारा अपना पर्यावरण बनाया जाता है ना, मानव अपना खुद का क्या बनाता है? पर्यावरण। देखो बेटा, ये वाला पर्यावरण कौन बनाती है? प्रकृति बनाती है ना। और ये वाला पर्यावरण कौन बनाता है? मानव बनाता है, जिसमें वो क्या बनाता है? गांव, है ना, सड़क सड़क बंदरगाह, स्कूल, सब आ जाएंगे। यस या नो बेटा?
तो जो मानव जो अपना पर्यावरण बनाता है और जो प्रकृति अपना पर्यावरण बनाती है, इन दोनों का मुख्य तौर पे इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो मूल तौर पे जब आप लोगों को यह पता चल गया कि अच्छा प्रकृति का पर्यावरण और मानव का पर्यावरण इन दोनों का अध्ययन किया जाता है, तब जाके भूगोल की एक मूल परिभाषा बनती है कि भूगोल मूल रूप से पृथ्वी के भौतिक वातावरण मतलब ये, और जो मानवीय क्रियाएं हैं मतलब मानव ने जो क्रिया करके प्रकृति के साथ है ना जो सारी चीजें बनाई हैं, ठीक है, उसके बीच में जो अंतर क्रिया है उसी का अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं, भूगोल को कहते हैं। चलिए, तो ये बेसिक बातें आप लोगों ने यहां जानी है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ परिभाषाएं आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं। आप लोगों से कथन स्टेटमेंट लिख के पूछा जा सकता है कि ये वाला परिभाषा किसने दी थी। तो ये एग्जाम में कई बार आ चुकी है बेटा कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की क्षेत्रीय भिन्नताओं का वर्णन और व्याख्या करना है। याद रखना बेटा, अरे भूगोल का उद्देश्य जो धरातल है हम लोगों की, है ना, जो जमीन है हम लोगों की, अब धरातल के ऊपर भिन्नताएं क्या पाई जाती है ना बेटा। अब ये हमारा धरातल है, इस धरातल के ऊपर भिन्नता क्या पाई जाएगी। अब इस क्षेत्र की जलवायु अलग होगी बेटा, है ना, इस जलवायु अलग होगी, यहाँ की मिट्टी अलग होगी, है ना, इसके अलावा यहाँ के पर्वत पठार मैदान, यस या नो बेटा, इस प्रकार की अलग अलग भू आकृतियां पाई जा सकती हैं इस क्षेत्र की, इस धरातल के ऊपर अलग। तो यहाँ की क्षेत्रीय विशेषताएं अलग होंगी, ठीक है, इन सारी चीजों की और यहाँ की। तो हम क्या करते हैं भूगोल में, तो क्षेत्रीय भिन्नताओं का वर्णन ही तो करते हैं कि यहाँ के पर्वत पठार ऐसे हैं, भारत में हिमालय पर्वत है, यूरोप में आप लोगों को अल्पस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, वहां की जलवायु शीतोष्ण है, यहाँ की जलवायु आप लोगों को उष्ण आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो हम भिन्नताओं का तो पता लगाते हैं क्षेत्रीय किसके अंतर्गत, ठीक है, तो भूगोल के अंतर्गत जो रिचर्ड हॉटसॉन के द्वारा बताया गया था। अल्फ्रेड हेटनर, इन्होंने ये परिभाषा गढ़ी थी बेटा, याद रखना, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का पता लगाता है। आशा करता हूं कि ये दोनों परिभाषाएं आप लोगों को क्लियर होंगी। अब तुम लोगों की एग्जाम का एक क्वेश्चन ही ले लिया है मैंने, आपकी एनसीईआरटी में इसको डिस्कस भी किया गया है कि असल तौर पे हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। तो भूगोल को क्यों पढ़ना चाहिए, तो बेटा देखो, हमारी इस पृथ्वी के अंदर आप सब जानते हैं बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। तो हम भूगोल जब पढ़ते हैं तो हमें पहली चीज, एक एक पॉइंटर याद रखना, पहली चीज हम लोगों को संसाधनों की समझ पैदा होती है। हम जीवन जीने के लिए हमारे आसपास जो रिसोर्सेस हैं, कोयला, पेट्रोलियम, ये वो फलाना ढिमकाना, यस या नो। तो आदिम समाज पूरी तरह से पशु पौधों पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ साथ हमने टेक्नोलॉजी का क्या कर लिया है, विकास कर लिया। अगर हमारे पास रिसोर्सेस होंगे तो हम क्या कर सकेंगे भैया, उसमें हस्तक्षेप करके प्रकृति में हम किसी भी चीज को अपने अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं, है कि नहीं भैया। बहुत गर्मी पड़ रही थी, हम लोगों ने एसी बना लिए, है कि नहीं, हमको गाड़ी की आवश्यकता लगी, हम लोगों ने गाड़ी का आविष्कार कर लिया, लेकिन उसके लिए रिसोर्सेस तो लगे होंगे ना, यस या नो। तो संसाधनों की समझ होना बहुत जरूरी है और भूगोल हमें यह सिखाता है। इसके अलावा भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो भूगोल हमको सिखाता है कि भैया पूरी दुनिया में डाइवर्सिटी है, भाई, है ना, विविधता है, और वैश्विक तौर पे हमें भाईचारा अपना के रखना चाहिए। मानव समाज में पाई जाने वाली विविधताएं, कैसी विविधताएं एली सर, यहाँ का कल्चर अलग है, वहां का अलग है, मतलब उदाहरण के लिए यूरोप का कल्चर अलग है, अमेरिका का कल्चर अलग है, भारत का, एशिया का कल्चर अलग है, फिर उस एशिया में भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विविधताएं आपको देखने को मिलेंगी, है ना, खान पान की विविधता देखने को मिलेगी, रहन सहन की विविधता देखने को मिलेगी, वेशभूषा आधारित आप लोगों को विविधताएं देखने को मिलती हैं, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ऐसे ही जीव जंतुओं में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी, भारत में अलग जीव जंतु पाए जा रहे हैं, चाइना में अलग पाए जा रहे हैं, यूरोप में अलग पाए जा रहे हैं। तो पूरी भूगोल हमको बताता है कि दुनिया में कौन कौन से हिस्से विविधताओं से भरे पड़े हैं, और ये हमें वैश्विक शांति, आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना को भी मजबूत करता हुआ दिखाई देता है। कौन, भूगोल। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण और जलवायु, ये अपने आसपास की जलवायु, हमारी जो जमीन की ऊपरी परत है उसके ऊपर की जो विविधताएं हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका सही तरीके से उपयोग करना भी हमें सिखाता है। कौन, पर्यावरण। इसके अलावा आधुनिक तकनीकों का कौशल, भूगोल पढ़ने से हम लोगों को भौगोलिक सूचना प्रणाली, जीपीएस, कंप्यूटर कार्टोग्राफी जिसको मानचित्र कला कहते हैं, जैसी नई नई तकनीकी ज्ञान भी हम लोगों को मिलता रहता है, जिससे देश के विकास में हम लोगों को सारी चीजें काम आती हैं। आप सब जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है ना, तो भूगोल में ये टेक्नोलॉजी यूज होती है, ठीक है, जीपीएस हो गया, जीआईएस हो गया, कंप्यूटर कार्टोग्राफी हो गई। इन तकनीकों का आप लोग देखोगे कि जब मानव को ज्ञान हुआ
तो इसने मानव ने कहीं ना कहीं देश के विकास में उस टेक्नोलॉजी का क्या किया, उपयोग किया है। आगे बढ़ते हैं। अब भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में कैसे देखा जाता है, तो आपकी एनसीईआरटी में ये भी एक क्वेश्चन है बेटा, है ना, क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में देखा जा सकता है? तो इसके 3 प्रश्नों के अंदर इसका आंसर ढूंढा जाता है बेटा, है ना। तो देखो बेटा, भूगोल हमको 3 उत्तर देता है ना। कोई सी चीज क्या है ना, अरे कौन सी चीज, कोई चीज क्या है ना। जैसे कोई पर्वत है, तो भैया ये क्या है, पर्वत है। पठार है, क्या है ना। जलवायु क्या है, मृदा क्या है। तो ये भूगोल हमको क्या का जवाब देता है, मतलब धरातल पर कौन सी प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व पाए जाते हैं, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान बताता है कि फलानी चीज पठार है, फलानी चीज मिट्टी है, फलानी चीज जलवायु है, फलानी चीज ये है, XYZ। तो क्या का जवाब देता है, तो 3 प्रश्नों के जवाब देता है भूगोल। दूसरी चीज फलानी चीज कहां है, मतलब वो फलाना पठार या फलाना जो पर्वत है, जैसे राकीच पर्वत कहां है भैया, अमेरिका में है। एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत कहां है, भारत में है हिमालय। यस या नो। तो कहां मतलब क्या है, कहां है, कोई पृथ्वी के ऊपर भौतिक और मानवीय तौर पे, यस या नो, उसका पता लगाने में हेल्प करता है भूगोल। और तीसरी चीज, वो इस पृथ्वी के ऊपर क्यों है, तर्क। अरे कोई चीज कहीं मौजूद है, वो हिमालय भारत में ही मौजूद क्यों है, इसका कारण बताएगा। तो बेटा याद रखना, कारण जब बताया जाता है लॉजिक, तो भूगोल आप लोग देखोगे तर्क देता है। तो तर्क तो साइंस हो गया भैया। अरे तर्क जब आता है, तर्क किससे आता है, साइंस से आता है। यस या नो। तो जब ये तर्क देता है, तो तीसरा जो प्रश्न है, यह भूगोल को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। यस या नो बेटा, कि फलानी चीज इस क्षेत्र में, भारत के उत्तर वाले क्षेत्र में काली मिट्टी, मतलब सॉरी जलोढ़ मिट्टी क्यों है, इसका कारण मिला हमको कि भैया इस क्षेत्र में बहुत सारी नदियां बह रही हैं। भूगोल हमको जवाब दे रहा ना। और ये मिट्टी ऊपर से पहाड़ों पे से जब ये नदियां बहकर आती हैं पहाड़ों से, तो अपने साथ बहुत सारी क्या लेकर आती हैं, मिट्टी लेकर आती हैं। और जैसे ही वो समतल हिस्से में आती है, तो मृदा फैल जाती है, जलोढ़ मृदा का निर्माण हो जाता है। तो कारण देता है, लॉजिक देता है। यस या नो। तो ये कारण देता है, इसीलिए ये थर्ड वाला पॉइंट भूगोल को वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है। ठीक है। तो अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आ जाए कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में, छाप देना भैया पूरा के पूरा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मनुष्य और प्रकृति के बीच में अंतर संबंध। पहली चीज, अनुकूलन और परिवर्तन। चलिए, मनुष्य ने या तो प्रकृति के अनुसार खुद को ढाला है, यस या नो, उसको अनुकूलन, या तकनीकी विकास के बल पर प्रकृति में बदलाव किया है, मतलब परिवर्तन। देखो बेटा, दोनों ही चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। मानव ने प्रकृति के अनुसार खुद को ढाला भी है, यस या नो बेटा, और अपनी टेक्नोलॉजी के बल पर उसमें फेरबदल भी किया है। जैसे उसको लगा कि भैया बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, उसने इसी का आविष्कार कर दिया, उसमें बदलाव लाया। यस या नो बेटा। चलिए, बंधनों से मुक्ति। आधुनिक तकनीक और प्राकृतिक संसाधनों के उचित इस्तेमाल से मनुष्य ने भौतिक पर्यावरण के कड़े बंधनों को थोड़ा सा ढीला कर दिया है और अपनी शारीरिक श्रम की कठोरता को भी कम कर दिया। देखो, ये वाला पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रकृति थी, है ना, भौतिक पर्यावरण मतलब कौन, प्रकृति। प्रकृति कहीं ना कहीं जो मानव के ऊपर से सिकंजा कस के रखी थी, अब वो थोड़ा ढीला पड़ गया है। किसके बल, किसकी वजह से, वो जो मानव है बहुत अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। चलिए, तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत डिस्कस करने वाली थी। अब बात आती है भूगोल के अध्ययन के कितने तरीके हैं बेटा। तो भूगोल के अध्ययन के हमारे पास 2 तरीके हैं। 2 तरीके से भूगोल का अध्ययन किया जाता है। एक, भूगोल को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करो। क्रमबद्ध तरीके से मतलब, वैसे आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्रमबद्ध भूगोल, है ना, ये वाला तरीका किसने दिया था। आपकी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, इरेटोस्थनीज ने दिया था इसको। ठीक है। और एक प्रादेशिक उपागम दिया गया था। ठीक है। ये किसने दिया था, कार्ल रिटर ने दिया था, है ना, ये किसने दिया था, कार्ल रिटर ने। क्रमबद्ध या विषयगत भूगोल में क्या होता है, भूगोल को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना है ना बेटा। देखो, इसमें पूरी पृथ्वी को एक यूनिट मानकर, है ना, मतलब ये पूरी पृथ्वी है ना, पूरी पृथ्वी को एक मान लो, एक पूरी इकाई मान लो, है ना, और किसी एक विशेष भौगोलिक तत्व या विषय जैसे जलवायु, मिट्टी का पूरी दुनिया के संदर्भ में अध्ययन करो। यस या नो बेटा। देखो, पृथ्वी है,
101 यूनिट मान ली। पूरी दुनिया में इसमें पहले जलवायु का अध्ययन करो, है ना। जलवायु का अध्ययन करने के बाद फिर इसमें मृदा का अध्ययन करो, सबको क्रमबद्ध तरीके से। जितनी भी भौगोलिक तत्व हैं, है ना, कौन कौन से ये सब भौगोलिक तत्व हैं बेटा, जलवायु, मृदा, जीव जंतु, भू आकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान, इनको एक एक करके हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। तो हमको पता चल जाएगा कि कहाँ कैसी जलवायु है, कहाँ कैसी मिट्टियां हैं, है कि नहीं, कहाँ कैसे पर्वत पठार फैले हैं, कहाँ कैसे जीव जंतु पाए जा रहे हैं। तो एक एक करके हमको क्या करना है, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना है। तो ये भूगोल के अध्ययन का सबसे आसान तरीका है। यस या नो? एक और आप लोगों को देखने को मिलेगा, कौन सा अली सर? तो एक आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कार्ल रिटर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये किसने दिया था बेटा? कार्ल रिटर ने दिया था। और ये कहते हैं प्रादेशिक विश्लेषण। प्रादेशिक विश्लेषण मतलब ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में कोई भी एक क्षेत्र पकड़ लो, प्रदेश पकड़ लो, जैसे ये वाला प्रदेश पकड़ लिया, ये वाला प्रदेश पकड़ लिया, कोई पृथ्वी का एक कोई क्षेत्र पकड़ लो, क्षेत्र मतलब प्रदेश, है ना, उसमें सारी भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करो। मतलब ये क्षेत्र पकड़ा, ये एशिया का कोई क्षेत्र है, और इसमें फिर तुम मिट्टी, जलवायु, वनस्पतियां, जीव जंतु, है ना, इन सब का अध्ययन करो। फिर यहां अलग अध्ययन करो और फिर इनमें तुलना करो बढ़िया से, है कि नहीं। ये समझ गया ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? प्रादेशिक विश्लेषण में कोई भी एक प्रदेश पकड़ो और उसकी जितनी भी भौगोलिक विशेषताएं, जीव जंतु, मृदा, भू आकृतियां, XYZ जितनी भी चीजें हैं, उन सब का अध्ययन करो। ऐसे ही इस प्रदेश का देखो ना, पृथ्वी को अलग अलग क्षेत्रों और प्रदेशों में बांट लो और फिर उसकी एक विशेष क्षेत्र के सभी भौगोलिक तत्व, है ना, जितने भौगोलिक तत्व होते हैं, भौगोलिक तत्व इनको कहते हैं ना, पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु, जीव जंतु, XYZ, इन सबका अध्ययन करो, है कि नहीं भैया। लेकिन इसमें क्या कहा कि पूरी एक यूनिट मानो और एक साथ ही अध्ययन करो, इसमें एक एक पकड़ो और उसका अध्ययन करो, ठीक है। चलिए, तो ये दो विधियां आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अब सबसे लास्ट में आपकी बोर्ड में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूगोल की प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब इसको 3 भागों में बांटा जाता है बेटा। पहला भौतिक भूगोल, जो मैंने आपको बताया था। भौतिक भूगोल के अंतर्गत आपको कौन कौन आता है? तो पहला भू आकृतियां आती हैं, है ना। भौतिक भूगोल की पहली उपशाखा कौन सी है बेटा? याद रखना। तो भौतिक भूगोल की पहली उपशाखा आप लोगों को देखने को मिलती है भू आकृति विज्ञान, है ना, जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। इसमें हम महाद्वीप कैसे बने, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, घाटियां, इनका अध्ययन करते हैं। यस या नो बेटा? यही भौगोलिक तत्व हैं, है ना बेटा। भौतिक भूगोल ही तो सारे भौगोलिक तत्व हैं। अगला भौगोलिक तत्व क्या आ जाएगा? जलवायु विज्ञान। इसमें हम हमारा वायुमंडल कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, है ना। इसके बाद तापमान का अध्ययन, वर्षा, वायुदाब, पवन जैसी जलवायु तत्वों का इसमें क्रमबद्ध तरीके से क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जल विज्ञान, है ना, महासागरों, नदियां, झीलें, हिम नदियां, मानव जीवन में जल की भूमिका का अध्ययन किया जाता है बेटा इसके अंतर्गत। इसके अलावा मृदा भूगोल, है ना, इसमें मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टियां कैसे बनती हैं, जैसा मैंने उदाहरण बताया था जलोढ़ का। इसके प्रकार, पृथ्वी पर किस प्रकार से फैली है, कौन सी मिट्टी कितनी उपजाऊ है, इसका, ये सब भौगोलिक तत्व है बेटा, है ना। अब आते हैं भूगोल की दूसरी शाखा मानव भूगोल में। इसमें सबसे पहले आता है सामाजिक भूगोल। इसमें समाज और संस्कृति के तत्वों का अध्ययन किया जाता है ना। इसी के अंतर्गत व्यवहारिक भूगोल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के अंतर्गत चिकित्सा भूगोल आप लोगों को देखने को मिलेगा। कल्याण भूगोल आप लोगों को इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा दूसरा भूगोल है मानव भूगोल की एक उपशाखा है जनसंख्या और अधिवास। इसमें पूरी दुनिया में जनसंख्या में वृद्धि कैसे हो रही है, उसका वितरण कैसा है, डेंसिटी कैसी है, लिंगानुपात कैसा है, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों की संरचना, ये कक्षा 12 में पढ़ाऊंगा मैं तुम लोगों को इसको। इसके अलावा आर्थिक भूगोल, मनुष्य जो इस पृथ्वी के ऊपर कैसे कृषि करके, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, परिवहन करके पैसा कमा रहा है ना, उसका अध्ययन किया जाता है। यह भी मानव भूगोल का हिस्सा है। और राजनीतिक भूगोल, है ना बेटा, देश की सीमाएं, है ना, राजनीतिक भूगोल में कैसे राजनीति भूगोल को प्रभावित करती है ना। तो राजनीति और भूगोल के बीच में जो अंतर संबंध है ना, उसका इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है ना। यस या नो? तो ये दो मानव भूगोल, मतलब दो शाखाएं थी, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, और तीसरी शाखा आती है जीव भूगोल, है ना। ये भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के मिलन से निर्मित होती है। इसमें हम पादप, वनस्पति भूगोल, जीव जंतु भूगोल, पारिस्थितिक विज्ञान, पर्यावरण भूगोल आदि का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यस या नो बेटा? चलिए, अब एक क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम में पूछा गया है बेटा, ये वाला मैंने सीधा डाल दिया है आप लोगों के लिए। भूगोल का
सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार से संबंध है। आप सब जानते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र आते हैं। इनसे किस प्रकार से भूगोल का संबंध, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, यही करके चला। इतिहास के साथ किस प्रकार का, तो इतिहास की घटनाएं किसी ना किसी है ना स्थान पर घटती हैं। भूगोल इतिहास की घटनाओं को एक ठोस धरातल और या अर्थात हम ये कहें कि एक ढांचा प्रदान करता है भैया। अर्थशास्त्र के साथ, अर्थशास्त्र आर्थिक विकास की बात करता है। भूगोल संसाधनों के स्थानिक वितरण, मतलब भूगोल हमको यह बताता है कि किस प्रकार से दुनिया में रिसोर्सेज बटे हुए हैं। क्षेत्रीय असमानताएं भी बताता है कि भैया इस जगह पर नहीं है, इस जगह पर ज्यादा खनिज है, पेट्रोलियम यहां ज्यादा है, फलानी चीज। यस या नो बेटा। आगे बढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान के साथ किस प्रकार का संबंध है भूगोल का, किसी देश के भौगोलिक आकार, उसकी सीमाएं, उसकी राष्ट्रीय नीतियां, सुरक्षा, आर्थिक संबंध, ये सब तय करता है। कंप्यूटर विज्ञान के साथ आधुनिक भूगोल पूरी तरीके से कंप्यूटर आधारित तकनीकें जैसे जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, सारी चीजों पर आप लोगों को कहीं ना कहीं निर्भर देखने को मिल जाता है। यस या नो। आगे ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है एमपी, भौतिक भूगोल का मानव जीवन के लिए क्या महत्व है। ठीक है, चलिए, तो क्या महत्व है बेटा, तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल का अध्ययन करता है, सीधे तौर पर मानव के क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए मैदान कृषि के लिए उपयोग किए जाते हैं। उपजाऊ मिट्टी खेतों को मजबूत आधार देती है और जलवायु हमारे भोजन, वस्त्र और रहन सहन तय करती है। आशा करता हूं कि ये 20 मिनट के जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेंगे आप लोगों को। और अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी से इसको डिटेल में पढ़ रखा है, कहीं भी हमारी वीडियो देख के डिटेल में पढ़ रखा है, तो ये 20 मिनट की वीडियो आप लोगों का रिवीजन करा देंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।